क्या है जो खत्म नहीं होता, कुछ बचा नहीं बीच हमारे, फिर भी जाने क्या है जो खत्म नहीं होता। मैं रोज जलाती हूँ यादों को तेरी, मैं रोज जलाती हूँ यादों को तेरी, पर एक लम्हा है जो भस्म नहीं होता। तोड़ दिए हर मोह के धागे, फिर भी ना जाने क्यों तुमसे दिल का कुछ हिस्सा जुड़ा है अब तक, उस हिस्से में स्पंदन बंद नहीं होता। खबर मुझे भी है, खबर मुझे भी है कि तू गैर है अब मेरे लिए, पर आज भी तुझे सोचने का अंत नहीं होता। हर सोच में शामिल है तू, ऐसे जैसे ओम बिना कोई मंत्र नहीं होता। प्रज्ञा पांडे के लिखे इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है मेरी कहानी भी। मैं भी तो कहाँ भूल पाई हूँ निखिल को, जबकि उस बात को गुजरे 5 साल हो गए हैं लगभग। आज भी जब कभी आम पर नया नया बौर आता है, गर्मियाँ शुरू होते ही, तो हवा के साथ साथ कुछ उसकी खुशबू भी चली आती है। घर के बाहर लगे बड़े से आम के पेड़ पर अब बौर आने लगा था। बौराई सी खुशबू छिटक कर मेरे कमरे में भर आई। जब मैंने कमरे की खिड़की खोल दी और पर्दे इधर उधर सरकाकर खिड़की के दरवाजों पर अटका दिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ चिड़ियों की चहचहाट से गूंज रहे थे। कोयल की कूक, तो कभी बीच बीच में नन्ही चिड़ियों की तीखी चहचहाटें। कैसा मीठा संगीत था ये। कभी कभी एक और आवाज आती, नाम तो नहीं पता उस चिड़िया का मुझे, पर टहनियों और पत्तों के बीच में से झांकते उसके कुछ नारंगी, कुछ पीले रंग दिख रहे थे। बार बार मेरी खिड़की की तरफ आकर जैसे कुछ कह जाती थी। मैं इन आवाज़ों में डूब सी गई थी। जैसे कितना अच्छा होता ना अगर मैं इन चिड़ियों की भाषा पढ़ पाती और ये मेरी इनसे ही कह देती कि एक बार मेरे अनकहे अनबूझे सवाल का जवाब ला दे निखिल से। नजरों के दायरे से तो वो कोसों दूर है, पर जैसे उसकी खुशबू उसके होने की आहट हवाओं में है। ये यादें भी भला जाती हैं कभी, खड़ी ही रहती हैं रास्तों की तरह, वक्त वे वक्त चली आया करती हैं। मैं भी बह चली थी इन यादों के भंवर में आज फिर से। घर में 3 बहनों में सबसे बड़ी मैं, अनुपमा। ग्वालियर में यहीं अपना घर है, माँ है बस। पापा की थोड़ी थोड़ी यादें ही बची हैं। बीमार रहा करते थे, इलाज चलता रहा काफ़ी समय तक, और एक दिन वो चले गए थे हमेशा के लिए इस दुनिया से। माँ सरकारी स्कूल में टीचर थी, तो घर चलता रहा। मेरे ग्रेजुएट होते ही माँ तो शादी के लिए लड़का देखने लगी थी, पर मुझे आगे पढ़ाई करनी थी। फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी मैं। पता था मुझे कि ग्वालियर से बाहर अकेले तो कहीं माँ मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने मामा से बात की। वो जयपुर में रहते थे और वहाँ का एलन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन बड़ा अच्छा नाम है उसका। पापा के जाने के बाद पैसों की बहुत मदद की थी मामा ने, और हमारा बहुत ध्यान रखते थे कि कभी कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मामा ने कहा तो माँ भी ना नहीं कह सकी, और मैं अपनी पढ़ाई करने मामा के घर जयपुर चली आई। सिविल लाइंस जयपुर में, यहीं मामा किराए के घर पर रहते हैं। अपना बिजनेस है उनका। पहले तो यहाँ बस काम के सिलसिले में ही आए थे, पर काम जम गया है, सब बढ़िया है, तो जगतपुरा में एक प्लॉट भी ले लिया है अपना। घर बनवा रहे हैं अब। वैसे तो मामा का यहाँ भी ये पूरा घर ही है, पूरा घर किराए पर ले रखा है। 2 कमरे और आंगन नीचे, 1 कमरा ऊपर खुली छत के साथ। अनु, ऐसा कर तू अपना सारा सामान ऊपर वाले कमरे में ही रख ले। यहाँ नीचे तो ये बच्चे इतना शोर करते हैं, कहाँ तुझे पढ़ने देंगे। ऊपर थोड़ा सेपरेट रहेगा तो तेरे लिए ठीक होगा, मामी ने कहा। अब ऊपर वाला कमरा मेरा हो गया था। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से पास ही था, तो मेरे कॉलेज आने जाने में भी मुझे मुश्किल नहीं हुई। कॉलेज और उसके आसपास के साथ साथ मामा मामी ने मुझे जयपुर भी घुमा दिया।
जल महल, हवा महल, अंबर पैलेस, बिरला मंदिर, बड़े बड़े पुराने महल, कहीं कुछ पुराने कहानी किस्से कहते ये खंडर। ये गुलाबी शहर सचमुच कुछ ही दिनों में अपना लगने लगा था। आज इतवार था तो सोचा कि कुछ देर तक सोती हूँ, नहीं तो रोज कॉलेज आओ जाओ भागम भागी रहती है। खुली छत से कमरे में हवा अच्छी आती है तो मैंने कमरे का दरवाजा खोल रखा था। घर के बाहर आसपास कुछ पेड़ थे तो वहां से चिड़ियों की आवाजें आती थी हल्की हल्की। मैं बहुत गहरी नींद में तो नहीं थी, कुछ अलसाई अलसाई सी लेटी थी कि लगा कहीं से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर तो पड़े पड़े सुनती ही रही, पर कुछ कशिश थी उस आवाज में। पास ही में एक घर और है जिसकी छत बिल्कुल हमारी छत से सटी है। बस एक छोटी सी दीवार है जिसे लांघकर भी जाया जा सकता है उस तरफ। मैंने दीवार की ओट से देखा, एक लड़का, शायद मेरी ही उम्र के आसपास का, बिखरे से बाल, आंखों पर चश्मा, कुछ पढ़ाकू टाइप का सा लगा। एक डायरी हाथ में पकड़े इधर उधर घूम रहा था। कभी कुछ गुनगुनाता तो कभी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता। शब्द पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी मैं, पर उसकी आवाज में कितनी मिठास थी। चलो मुझे क्या, कोई भी हो, मेरी तो नींद अब आने से रही फिर से। थोड़ा गुस्सा भी आया मुझे उस पर और मैं नीचे चली आई। मामी रसोई में नाश्ता बना रही थी। मामी, एक बात तो बताओ, ये जो पड़ोस वाला घर है, अरे दाईं तरफ वाला, जहाँ से छत सटी है हमारी, वो किसका घर है? कौन रहता है वहाँ? देखा तो नहीं अभी तक मैंने किसी को। मैंने पकौड़े की प्लेट में से एक पकौड़ा उठाते हुए पूछा। अरे बड़े पैसे वाले लोग हैं, जयपुर में ही अपने 2-3 होटल हैं इनके, पर बड़े घमंडी हैं अनु, ज्यादा बात ही नहीं करते। अरे ये तो इनका पुश्तैनी घर है, मुंह है घर से, नहीं तो हवेली में रहे कहीं। एक निखिल है बस, जो हंसकर बोल लेता है, सामने पड़ जाओ तो नमस्ते भी कर लेता है, बड़ा सीधा है, पर पता नहीं क्यों शादी ही नहीं करता है। अरे 35-36 साल का तो होगा ही। आस पड़ोस के लोग तो कहते हैं कि किसी लड़की का चक्कर है, इसीलिए नहीं करता शादी। मामी से तो पूछने की देर भर थी, पूरी जन्म पत्री खोल दी पड़ोसियों की। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी ही खुल गई थी, पता नहीं क्यों। सोचा कि देखूं आज भी वो है या नहीं। उसके बारे में जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी थी। मैंने दीवार की साइड से ही देखा, वो था आज भी, पर आज गुनगुना नहीं रहा था, कुछ लिख रहा था अपनी डायरी में। मैं थोड़ा सामने ही आ गई कि कुछ बात करूंगी पड़ोसी होने के नाते, पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो उठा और चला गया। हाउ रूड, बड़ा बदतमीज है। और मामी कह रही थी कि इनके घर में निखिल ही सबसे ठीक है। ये ठीक है। हाँ, मैं भी अपने काम में लग गई। पर अब मैं जब भी छत पर होती, दीवार के उस तरफ मेरी नजरें अनायास ही चली जाती। कल की ही बात है, वो दिखा फिर से, कोई किताब पढ़ रहा था शायद। तो जब देखो या तो कुछ लिखता रहता है या किताबों में खोया हुआ। इस बार मैं दीवार कूद कर ही चली गई। हाय, मैं अनुपमा, आपकी पड़ोसी। कई बार देखा आपको पढ़ते या कुछ लिखते हुए, और हाँ, आप गुनगुनाते भी अच्छा हैं, मैंने थोड़ा बात बढ़ाते हुए कहा। उसने भी पास पड़ी कुर्सी खिसका दी। बैठो आप, मेरा नाम निखिल है, किताबें ही दोस्त हैं मेरी, समझती हैं मुझे, बाकी लोगों से मिलना जुलना कम ही होता है मेरा, कहकर हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाद अब अक्सर हमारी छत पर मुलाकातें होती रहीं। सच कहा था उसने कि वो कम ही बोलता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। पर जाने कब और कैसे मैं उसकी खामोशियां पढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में मुझे कुछ अनकहा महसूस होने लगा था। मैं भी तो तपती दोपहरी में भी छत पर उसे ही ढूंढती।
तो सुबह तड़के ही कभी अधखुली आंखों से उसका इंतज़ार करती। इंतज़ार के लम्हे भी ना कितने खूबसूरत होते हैं। कौन कहता है कि इंतज़ार बुरा होता है? प्यार करने वालों से पूछकर तो देखो ज़रा, दिल सीने में नहीं उसके इंतज़ार में आंखों में धड़कता है। धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद नापसंद भी पता चलने लगी थी। हालांकि मैं ही थी जो बोलती रहती थी, उसकी पसंद पूछती तो बस मुस्कुरा ही देता। एक दिन छत पर उसे मैं ढूंढ ही रही थी कि वो तो नहीं दिखा, पर हाँ उसकी डायरी रखी थी। उत्सुकता से मैंने कुछ पन्ने पलटे। एक पन्ने पर लिखा था, एक दिन पूछा था उसने, कहो ना तुम्हारी पसंद। मैंने कहा तुम ही तो हो, पर कह नहीं पाता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। इस अनकहे प्यार को निखिल की हाँ जो मिल गई थी। मैं वहाँ जैसे खड़ी ही रह गई। तभी निखिल भी आ गया। अरे अनु, तुम कब आई? फिर मेरे हाथ में खुली डायरी देखकर चुप हो गया। डूबते सूरज के साथ साथ कुछ धुंधलका और आसमान गुलाबी हो रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया अपने हाथों में। अनु कहकर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। ये गुलाबी शहर, गुलाबी आसमान और मैं भी गुलाबी हो गई थी। ऐसे तो अब तक हम खूब हंसते बोलते थे सबके सामने, पर प्यार को दुनिया की नज़र लगते देर नहीं लगती। इसीलिए अब हम छत पर शाम घर आने के बाद ही मिलने लगे थे। एक दिन कहा उसने, अनु मुझे बहुत डर लगता है, हम साथ हो भी पाएंगे या नहीं। तुम्हारी मेरी उम्र में भी कितना फ़र्क है, लगभग 10 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। ऊपर से हमारा अलग अलग कास्ट का होना। पापा कभी नहीं मानेंगे अनु। क्या निखिल, तुम भी कितने डरपोक हो ना। अपना अच्छा बुरा जानते हैं हम। अरे मान जाएंगे सब। और देखना, हम कहीं दूर पहाड़ों पर एक घर बनाएंगे, जहाँ से पीले पीले फूलों की घाटी दिखती हो, जहाँ झील भी हो जैसे नैनीताल में। और हम अपने घर का नाम रखेंगे अनुग्रह, जिसका मतलब ईश्वरीय कृपा। कहते कहते मैं भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगी थी, इस बात से बेखबर कि हमारे प्यार का इम्तिहान होना बाकी है अभी। देर सबेर सबको पता तो चलना ही था, सो चल ही गया। उस दिन निखिल के पापा बड़े तमतमाए से आए थे मामा के पास। निखिल भी साथ था। अग्रवाल साहब, मैं नहीं जानता कि आपको ये सब पता था या नहीं, पर अब आप सुन लीजिए अच्छे से। अच्छे परिवारों की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है। और हमारी और अपनी हैसियत में फ़र्क तो देखिए ज़रा। कोई रिश्ता हमारे बीच में सोच भी कैसे सकते हैं आप? निखिल को मैंने समझा दिया है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ ही कहाँ है। मैं अवाक खड़ी ये सब देख सुन रही थी। पता था मुझे ये दिन आएगा, पर विश्वास था कि निखिल साथ तो होगा। निखिल चुपचाप खड़ा रहा, मूक, बिल्कुल निशब्द। मामा मामी ने ऊंच नीच, समाज और परिवार का वास्ता देकर मुझे समझाया कि निखिल से कोई रिश्ता ना रखूं। रात को निखिल ने मुझे फ़ोन किया। अनु, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश। कायर हो तुम, डरपोक हो निखिल। मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार किया। एक पल मेरे साथ ना खड़े हो सके तुम, क्या जिंदगी भर साथ दोगे? मुझे कभी फ़ोन नहीं करना आज के बाद, कहकर रोते रोते मैंने फ़ोन काट दिया। अब यहाँ जयपुर में रखा ही क्या था मेरे लिए? 1 साल का ही तो कोर्स था, पूरा हो गया था। मैं निखिल को बिना कुछ कहे सारे वादे, सारी कस्में तोड़कर चली आई वापस ग्वालियर। फ़ोन नंबर भी बदल लिया था। उसकी कोई चीज़ नहीं चाहती थी मैं अपने आसपास उसकी यादें भी नहीं, पर उनको अलग कहाँ कर पाई मैं। क्यों नहीं उसने मेरा साथ दिया, क्यों नहीं निभाया अपने हिस्से का प्यार। ग्वालियर वापस आकर मैंने अपना एक बुटीक खोल लिया था।
घर की सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली थी, अपने बारे में सब भूलकर। कई साल हो चले थे अब तो। माँ ने भी शुरू शुरू में शादी के लिए बहुत कहा, फिर थक हार कर वो भी चुप हो गई थी। मैं अतीत के ख्यालों में फिर से उलझती कि फोन की घंटी बज उठी अचानक। हेलो अनु, स्कूल के हम कुछ दोस्तों का रीयूनियन का प्लान बना है, सबको चलना है। और पता है, अरे नैनीताल मिलने का फाइनल हुआ है। देख, मुझे पता है कि तुझे तो पहाड़ पसंद भी हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा इस बार, चलना ही है तुझे। मेरी बेस्ट फ्रेंड शिखा का फोन था। मैंने कोशिश की कि उसे मना करूं, पर नहीं कर पाई, और 2 सप्ताह बाद हम सब दोस्त नैनीताल पहुंच गए। बुकिंग भी सब शिखा ने ही की थी। मेरा तो मन था ही नहीं, तो कुछ पूछा भी नहीं उससे। शिखा, हम किस होटल में रुके हैं अब तो बता, मैंने नैनीताल पहुंचकर पूछा। अरे पूछ मत अनु, मल्लीताल में हाई कोर्ट के जस्ट पास ही एक होम स्टे है, वहां रुकेंगे। क्या सुंदर लोकेशन है, अरे तू चल तो सही। शिखा बहुत एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में हम वहां पहुंच गए थे। थोड़ी सी ऊंचाई पर बना ये घर सच में कितना सुंदर था। इधर उधर छोटे छोटे फूल और सामने दिखते पहाड़। कुछ सीढ़ियां चढ़ी ही थी मैं कि ठिठक गई। घर के बाहर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी, अनुग्रह। मैंने उस पर अपनी ठंडी हथेली रख दी। डोरबेल बजी तो सामने खुले दरवाजे पर उसे देखकर मैं गश खाकर गिर पड़ी। अनु, तुम? इससे पहले कि मैं गिरती, निखिल की बाहों ने मुझे थाम लिया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। अनु, जीवन भर अब तक अपनी कायरता में घुट घुट कर जिया हूं। भगवान से यही मांगता रहा हूं हर रोज कि मुझे पश्चाताप का एक मौका तो मिले। तुम्हारे मामा ने भी घर बदल लिया था और तुमने फोन नंबर। बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर ढूंढ नहीं पाया। और सच कहूं तो तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। पर आज तुम यहाँ, मुझे माफ कर देना अनु, कहकर दोनों हाथ जोड़ लिए उसने। तो यहाँ तुम कैसे निखिल, अकेले या परिवार? मेरी बात बीच में ही काटते हुए उसने कहा। अनु, मैं डरपोक था या कह लो कायर, पर मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें। अनु, मैंने वादा नहीं तोड़ा हमारा, याद है? ये अनुग्रह तुम्हारा सपना था, तो बस सबसे लड़कर या हमारे सपनों और तुम्हारी यादों के साथ रहता हूं। उसकी आंखों में सच और प्यार आज चमकते सूरज सा था। और तुम यहाँ अनु, तुमने शादी? कहते कहते वो जैसे रुक सा गया। उसकी मोहब्बत में धोखे हजार सही, उसकी मोहब्बत में धोखे हजार सही, फिर भी दिल ने कहा कि उम्र भर उसका इंतजार करूं। कहकर मुस्कुराते हुए मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कस लिया। तभी हवा का एक झोंका पहाड़ी जंगली फूलों की खुशबू लिए चला आया और अनुग्रह महक उठा था। बस ये कहानी यहीं तक।